कॉमर्स ज्ञान एकेडमी से हूँ। आइए मैं आपको आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर का रिवीजन करवाता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके फरवरी में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करते हैं। बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ये नेशनल इनकम होता क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये पढ़ने वाले हैं कि डोमेस्टिक इनकम, नेशनल कॉन्सेप्ट यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होती है। फिर इसमें ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट होते हैं, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। और मतलब यही है कि जब आप नेशनल इनकम को निकालते हैं यानी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, तो उनमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, जिनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो उन्हीं बेसिक पॉइंट्स को इस चैप्टर में समझाया गया है। और साथ ही साथ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में भी आपको यहाँ समझाया गया है। और आपको इस चैप्टर में ये भी जानकारी मिलेगी कि कौन किस प्रकार की जीडीपी समाज कल्याण का सूचक होती है, सोशल वेलफेयर का अच्छा सूचक होती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन की। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप ये देखिए, ये तो एक तो छोटी सी डेफिनेशन, आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए आपको ये याद नहीं याद नहीं भी होती है, तो आपको क्या करना है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। आप जब भी डेफिनेशन बताएं तो तीन चीज़ों को बस ध्यान रखें। एक तो आपको ये बताना है, क्योंकि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हर साल होता है, तो एक अकाउंटिंग ईयर। दूसरा ये बताना है कि इस जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनकी ही इनकम को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, मतलब सामान्य निवासी होते हैं, वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, उसी का टोटल क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। मतलब एक साल के अंदर एक देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका टोटल कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। ये आपका जो फैक्टर इनकम है ये क्या होता है, और आपका जो ये नॉर्मल नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखिए, अब जैसे सबसे पहले आपका पॉइंट है फैक्टर इनकम क्या होता है। तो देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है कि फैक्टर इनकम का मतलब है, जैसा कि आप पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसमें आपने पढ़ा है कि जो कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसको चलाने के लिए चार क्षेत्र होते हैं उसके अंदर, यानी चार सेक्टर्स होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ा होगा, एक आपने प्रोड्यूसर सेक्टर पढ़ा होगा, एक आपने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पढ़ा होगा, और एक आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब शेष विश्व यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमी इन चार सेक्टर से चलती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए वो चार फैक्टर क्या क्या है, अब इन्हीं को हमें यहाँ समझना है, ठीक। तो अब देखिएगा, ये जो फैक्टर इनकम जो होता है क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर है अर्थव्यवस्था का जो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करना, जैसे इस हाउस होल्ड सेक्टर में हम सभी लोग आते हैं, क्योंकि हमारी जो भी ज़रूरत है
उसको हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं। आप जाते हैं ना, आपको कपड़े चाहिए, आप मम्मी से बोलते हैं ना कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा आप मार्केट से लेकर आते हैं, आप मांग कर रहे हैं। आपको जूते चाहिए, आपको ट्यूशन पढ़ना है, आपको तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़नी होती है, नहीं जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है तो हम उनकी मांग कर रहे होते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में हम परिवार क्षेत्र के लोग सभी आते हैं। साथ ही साथ हम सभी, यानी ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये मालिक होता है किन चीज़ों का, फैक्टर सर्विसेज का, ठीक है, यानी कारक सेवाओं का। अब आपको लग रहा है कि कारक सेवाएं क्या होता है, तो देखिए जब भी किसी वस्तु का आपको उत्पादन करना होता है तो चार बेसिक से फैक्टर हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इन फैक्टर के बिना आप उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपने देखा है, आप देखिए आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, आपने देखा कोई भी तो सबसे पहले आपको लैंड की ज़रूरत पड़ती होगी, यानी भूमि। अब बताइए, आपको उत्पादन करना है तो भूमि की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको सबसे पहले एक स्पेस चाहिए होगा जहाँ आप काम करेंगे, या आपको ऑफिस खोलना होगा तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, ठीक। फिर आपको लेबर चाहिए, लेबर यानी श्रम चाहिए। अब श्रम क्या होता है, देखिए आप देखिए किसी बिजनेस में कुछ सामान उठाने के लिए शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और क्या होता है, और कुछ मानसिक श्रम की भी जरूरत पड़ती है। तो यानी कि श्रम जो है, इसका अर्थ है कि बिजनेस में काम कैसे करेंगे। तो अब देखिए, एक होता है फिजिकल लेबर होता है। फिजिकल लेबर वो होता है, शारीरिक श्रम बोलते हैं, जैसे आपने मजदूर उजदूर को देखा होगा जो लोग शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक होता है, क्या होता है, मेंटल लेबर। मेंटल मतलब पगलेट मत समझना, मेंटल का मतलब होता है मानसिक श्रम, यानी जैसे जिसमें इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर आता है, टीचर आता है, प्रोफेसर आते हैं, ये सब लोग आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो किसी बिजनेस में मैनेजर होता है, तो ये सब जो हाई रैंक होते हैं, यानी जहाँ जो लोग मानसिक रूप से काम करें, बौद्धिक रूप से काम करें, वो सब मेंटल लेवल में आ जाते हैं। कुछ आते हैं फिजिकल लेवल में आ जाते हैं, जो लोग शारीरिक श्रम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें ये जो आपका फिजिकल लेबर है, इसको कम पैसा मिलता है, लेकिन मेंटल लेबर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, देखा ना आपने, ठीक है। तो चलिएगा, तो एक तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए। भाई पूंजी भी तो चाहिए। मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन करना है आपको, आपको सामान वामान खरीदना पड़ेगा ना, फर्नीचर, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब खरीदना पड़ेगा, पंखा उनका ये सब लगाना पड़ेगा, तब ना आप बिजनेस चला पाएंगे और उत्पादन कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको कैपिटल की भी जरूरत बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटल भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, यानी कैपिटल क्या है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी हेल्पफुल है वो सारा आपका पूंजी कहलाता है। वही उसके बाद होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जिसे हिंदी में उद्यमशीलता बोलते हैं। यानी उद्यमशीलता क्या होती है, जोखिम लेने की क्षमता उद्यमशीलता कहलाती है, यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, इसी को जोखिम कहा जाता है, ठीक है, मतलब जोखिम लेने की जो क्षमता है, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमशीलता कहा जाता है। तो ये जो आपने अभी देखा, ये जो आपका ये जो लैंड लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें, इन सब के मालिक होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। अब देख लीजिए, हम में से और आप में से, आपसे पढ़ रहे हैं ना, आप कहीं कहीं कोई बुद्धिमान में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है। तो इस तरीके से आप भी तो होते हैं, इसमें से कोई बिजनेसमैन होगा, कोई पैसे कैपिटल मतलब पूंजी लगाएगा, कोई मकान उकान किराए पे चढ़ा कर के पैसे कमाएगा, या कुछ भी इस तरीके, यानी किसी न किसी हम में से, आप में से ही क्या होता है, इन सब के मालिक जो होते हैं हम ही होते हैं। देखिए किसी भी, कोई भी किसी को दुकान खोलने आप जाके ना किसी दूसरे के घर, बोलो आप पहले मार्केट में जाके ढूंढते हैं कि भैया कौन सी दुकान, मतलब कहाँ दुकान ज़्यादा बढ़िया रहेगी, तो वहाँ जाके किराए पे लेते हैं ना, तो वो किसका, कोई ना कोई उसका मालिक तो होता है ना, तो आम इंसान ही तो होता है। वैसे ही लेबर होते हैं, लेबर कौन होते हैं, आप और हम में से ही तो लोग होते हैं, ठीक है। और कैपिटल कौन लगा रहा होता है, कहीं से लोन वोन आप लेकर आते हैं, सारा पैसा वहाँ से लगता है।
एंटरप्रेन्योरशिप बुद्धि कौन लगा रहा होता है? जो बंदा रिस्क ले रहा है, दुकान खोल रहा है, चला रहा है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सब सोच तो रहा है, उसी व्यक्ति को बोला जाता है। तो इस सब के मालिक हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो लैंड लेबर कैपिटल है, ठीक है, तो इसके अब इस देखिए लैंड के बदले में अब क्या होता है, ये सारे ये जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इनके क्या है, ये मालिक जो हाउस होल्ड सेक्टर है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो सेक्टर है उसको क्या कर रहे होते हैं, इस प्रोड्यूसर सेक्टर को ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ठीक, अभी रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, ये आपका ये जो एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके बदले में ये जो क्या मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर है, लैंड के बदले में रेंट देता है, लेबर के बदले में वेजिस देता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। यानी इस रूप से जो आय प्राप्त हो रही है, रेंट वेजिस इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसी को क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कारक आय कहा जाता है। यानी सिंपल सा, यानी आप समझ सकते हैं ये क्या होती है, ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा। मतलब ये सारा, यानी आपकी मेहनत देखिए, लेबर आप खुद मेहनत कर रहे हैं, मानसिक रूप से कर रहे हैं। लैंड आपकी आपकी भूमि मेहनत कर रही है, आपका कैपिटल मतलब आपका पैसा मेहनत कर रहा है, और आपका दिमाग मेहनत कर रहा है। तो ये मेहनत आपकी जरूरी है। ठीक है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा फैक्टर इनकम कहलाता है। तो समझ गए आप लोग, याद रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ट्रांसफ़र इनकम शामिल नहीं करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट टू हाउस होल्ड, ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। यानी कि जो ये जो फैक्टर इनकम जो है वो क्या होती है, वो एक जो प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा किया गया भुगतान है। यानी अर्थात प्रोड्यूसिंग यूनिट का मतलब किसी फर्म या किसी कंपनी के द्वारा, ठीक है, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक, किस लिए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको, इस फर्म को दी है। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कंपनसेशन एम्प्लॉय, ठीक है, रिसीव बाय हाउस होल्ड फॉर रेंटिंग सर्विस एम्प्लॉय टू प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कोई भी क्या करता है, जब भी कोई जैसे लेबर, फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर देता है तो उसको पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे समझाया गया। देखिए कंपनसेशन वही वेजिस हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ आप देखेंगे ये रेंट हो गया, किसके बदले में, लैंड के बदले में, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस रूप में जो आय प्राप्त हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ एक बात याद रखना है, फैक्टर इनकम में कभी भी क्या करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। यानी ये जो ट्रांसफ़र इनकम है ना, इसको शामिल नहीं। आपको लगा ट्रांसफ़र इनकम क्या है, यानी बिना मेहनत से कमाया हुआ पैसा। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं ना, तो आपने उसको कमाया नहीं है, आपको ट्रांसफ़र इनकम है वो। ठीक है, ऐसे ही जैसे सरकार सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करा देती है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के समय लोगों के खातों में, जनधन वाले जिनके खाते थे जीरो बैलेंस वाले, उसमें 500-500 रुपये आए थे ना, तो वो एक क्या है, वो ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, इसमें स्कॉलरशिप भी आती हैं। ठीक, तो इस रूप से ये आपने बिना मेहनत के आपको पैसा मिला है। तो कभी भी नेशनल इनकम में, यानी फैक्टर इनकम के अंतर्गत, ये ट्रांसफ़र इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए तो नेशनल इनकम समझ आ गया, यानी कि ये बात आपको मतलब नेशनल इनकम तो ये समझ आई, और फैक्टर इनकम समझ आ गया। अब पढ़ते हैं नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं। ठीक है, देखिएगा नॉर्मल रेसिडेंट, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले रेसिडेंट कौन होता है, देखिए रेसिडेंट कौन होते हैं, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। यानी जहाँ पर भी कोई, जैसे भारत में
एक समय में जितने भी लोग हैं भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जितने भी लोग हैं वो क्या है, यहाँ के निवासी हैं। ठीक है, निवासी बोल सकते हैं सिर्फ, यानी निवास कर रहा है, वो रह रहे हैं। ठीक। अब इस इन निवासियों को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक सामान्य निवासी, यानी एक क्या होगा, सामान्य निवासी जिसे नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं, और एक होगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRI बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, NRI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक हम बात करते हैं, एक हो गया नॉर्मल रेसिडेंट और एक हो गया NRI। ठीक है, NRI कहते हैं हम इसको। अब नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं और NRI कौन होते हैं। ठीक। अब याद रखिएगा, नेशनल इनकम में केवल किनकी इनकम को, नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को शामिल किया जाता है, इनकी इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। अब नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेसिडेंट भारत के लिए, भारत का सामान्य निवासी वो व्यक्ति होगा जिसमें जो दो दो शर्तें पूरी करता हो। पहली शर्त ये है कि वो व्यक्ति 1 साल से, यानी कि 1 साल से अधिक समय के लिए भारत में क्या होना चाहिए, उसका निवास स्थान होना चाहिए। अर्थात वो भारत में 1 वर्ष से अधिक समय से, यानी 1 वर्ष से अधिक समय रहा हुआ होना चाहिए या रहता हुआ होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी शर्त उसकी ये है कि उसकी आर्थिक रुचि और प्राथमिकता का केंद्र भारत होना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी उसका क्या होना चाहिए, रुचि और यानी इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। ठीक है। अब आपको लग रहा है इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है, देखिए इकोनॉमिक, जब हम सभी अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, यहीं पे खर्चे करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो ये सब जो है यानी आपका जीवन यापन, आप यहाँ मतलब अपना जीवन यापन आपको कहाँ करना है, भारत में करना। आपको रुचि होना, जैसे होता है ना बहुत से लोग कि भाई आप पढ़ लिख लिए, अब आप पैसा, आप मान लीजिए आपको पैसा आने लग गया या आप विदेश भी ऑप्शन मिलता है, तो बहुत से लोगों को विदेश मतलब विदेश पैसे कमाने तो गए हैं, लेकिन उनको अपना देश भारत अच्छा लगता है। ठीक है। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाता है पैसे कमाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए जाता है, वहाँ रहता है, वहाँ जीवन यापन करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत होना चाहिए, यानी उसको भारत में ही नौकरी करनी है, खाना पीना है, खरीदना है, घूमना फिरना है और अपना जीवन यापन करना है। ठीक है, तब वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक। लेकिन NRI कौन होता है, NRI वो व्यक्ति होता है जो क्या है, भारत में जिसके इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो भारत में बसने नहीं आया है, वो व्यक्ति भारत में NRI कहलाते हैं। जो क्या है, जैसे स्पोर्ट पर्सन, अभी देखिएगा IPL मैच आने वाला है ना, IPL में जो जितने भी खिलाड़ी आते हैं विदेशी, वो खेलने आए हुए हैं, बसने नहीं आए हुए हैं। वो खेल के पैसा कमाएंगे और भाग लेंगे यहाँ से। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग, कुछ जैसे विदेशी फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह हिंदी सीखने, इंग्लिश सीखने, लैंग्वेज सीखने आते हैं इंडिया में। ठीक है। और फिर ऐसे ही जैसे मेडिकल सर्विसेज के लिए मान लीजिए, अब भारत का यानी जैसे $1 आज 82 रुपये का हो गया है ना, तो इसका मतलब है कि अ, अमेरिका वाले लोगों के लिए भारत क्या है, भारत सस्ता है। यानी वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से मान लो अगर कोई विदेशी भारत भारत में $1,000 लेकर आएगा, तो $1,000 का मतलब यहाँ 82,000 रुपये हैं, और 82,000 रुपये का मतलब है कि वो 82,000 का ट्रीटमेंट करा के चला जाएगा, तो उसके लिए यहाँ सस्ता हो जाता है। ठीक है। तो यही ध्यान देना। तो यानी जनरली वो मेडिकल सर्विसेज के लिए, वो बसने नहीं आया, वो अपना काम करेगा। बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए हैं, मीटिंग करेंगे, अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे, पैसे कमाएंगे और निकल लेंगे यहाँ से, तो वो लोग NRI कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये भी क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा आपको कि नॉर्मल रेसिडेंट वो लोग हो गए जो क्या कर रहे हैं, जनरली जो 1 साल से भारत में रहने के लिए, मतलब जिनका क्या होना चाहिए, जिनका रेसिडेंट जो होना चाहिए वो 1 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है कि ये सिटीजनशिप से मतलब नहीं होगा, याद रखिए, नागरिकता एक अलग विषय है,
नागरिकता से मतलब नहीं, कोई विदेशी भी अगर भारत में आके रहने लग गया और उसको पसंद आ गया भारत और भारत में ही रहने लग गया तो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरा आप देखिए, इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भारत होना चाहिए। ठीक है, तब वो भारत का क्या कहलाएगा, भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। और जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में केवल सामान्य निवासी को ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, गैर सामान्य निवासी को शामिल नहीं किया जाएगा। आप लोग ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चे, इससे क्वेश्चन बनता है। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जितने भी क्या हो रहे हैं, विदेशी जो एम्बेसी यानी कि विदेशी दूतावास जो होता है उसमें जितने भी भारतीय काम कर रहे हैं तो भारत के ही सामान्य निवासी हैं। वो यहीं पे यहीं काम कर रहे हैं और यहीं बसना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत के सामान्य निवासी हो गए। और कोई फॉरेनर किसमें वर्किंग कर रहा है, इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, विदेशों में जो भारतीय दूतावास है उसमें अगर कोई विदेशी काम कर रहा है तो वो वहाँ का सामान्य निवासी होगा, भारत का नहीं होगा, वो भारत के लिए सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जो WHO है उसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो भारत के सामान्य निवासी हैं। लेकिन विदेश क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया, अगर कोई विदेशी काम कर रहा है इसमें तो वो तो काम कर रहा है वो। ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, भारत का सामान्य निवासी, यानी कि वो भारत का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही बात करते हैं लोग, यानी लोकल पीपल्स वर्किंग इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वही है कि भारत का कोई व्यक्ति IMF में काम कर रहा है भारत के अंदर तो भारत का सामान्य निवासी है। वही कोई जर्मन का कोई वर्किंग, यानी कि कोई भी विदेशी, कोई यहाँ दिख रहा है आपको IMF में कोई विदेशी काम कर रहा है तो वो अपने काम करने आया है वो। ठीक है, वो वर्किंग कर रहा है, वो विदेश का व्यक्ति है। ठीक है, यानी उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत नहीं है, वो बस पैसा कमाने आया है और कमा के भाग लेगा अपना, यानी काम के पर्पज से है। दूसरा है एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी शेष विश्व में, यानी कि जो जो भारतीय है ना, बोलते हैं ना एम्बेसडर, दूत बोलते हैं, यानी भारत का दूत बोलते हैं। यानी हर देशों में ना एक दूसरे देशों के दूतावास होते हैं और उसमें दूत भेजे जाते हैं ताकि ये हर देशों की ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि हो रखी है कि ताकि कोई भी, जैसे मान लो चाइना वाला है, ठीक है, चाइना में अमेरिका अमेरिका की एम्बेसी हो सकती है, अमेरिका में चाइना की एम्बेसी होगी, भारत में जैसे अमेरिका की एम्बेसी और अमेरिका में भारत की एम्बेसी। ये सब इसीलिए कि भारत में जैसे बहुत से लोग पढ़ने जाते हैं ना बच्चे अच्छे अमेरिका वगैरह में, तो आप देखेंगे अमेरिका में इंडियंस पढ़ने गए उनके साथ कुछ गलत उलत ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हीं सब की देख रेख के लिए एम्बेसीज होती हैं। तो हर देश की एक दूसरे में होती है ताकि एक दूसरे को ध्यान रख सकें। ठीक है, तो आगे बात करें तो अब उस एम्बेसी में अगर कोई भारतीय काम कर रहा है तो इंडियन एम्बेसी में, विदेशों में, तो वो क्या है, उसमें एम्बेसडर जो है वो भारत का सामान्य निवासी है। ठीक है, वो काम के पर्पज से गया हुआ है। ऐसे ही इंडिया के अंदर कोई विदेशी एम्बेसी, उसमें कोई एम्बेसडर काम कर रहा है तो वो उस विदेश विदेश का व्यक्ति है, वो भारत का तो नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं, फिर बोला द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज स्टडी, वही है कि कोई विदेशी व्यक्ति भी अगर भारत के अंदर 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है और उसको भारत पसंद आ गया है, ठीक है, ठीक, ये वही घूमने मतलब बोला ना, अदर देन दोज स्टडीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, और सब छोड़कर, ठीक है, ये सब चीज़ छोड़कर, स्पोर्ट्स खेलने के लिए ये सब छोड़कर अगर वो भारत में रह रहा है, ठीक है, कोई भी फॉरेनर, तो वो क्या है, भारत का सामान्य निवासी हो जाएगा। वैसे ही कोई भी फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, अब कोई विदेशी टेक्निकल एक्सपर्ट है, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब समझ आ रहा है आपको, जैसे कोई विदेशी जब क्या बोलते हैं, विदेशी मशीनें आती हैं जैसे जापानीज टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो
केवल इंस्टॉलेशन, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं यहाँ पे, वो दिखा के भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बस इतना सही था, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो जैसे डोमेस्टिक एंड नेशनल में आप आएंगे तो डोमेस्टिक, सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, यानी क्योंकि हमें ना डोमेस्टिक और नेशनल समझने से पहले ये समझना होगा कि क्यों समझ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी। तो इसमें ताकि हम इसी के आधार पर डोमेस्टिक और इनकम में अंतर कर पाते हैं। ठीक, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, अगर जब तक हम डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी का मतलब इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि नेशनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है बच्चे। तो बेसिकली में मेजर देखिए क्या होता है, यानी यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बताया गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, यानी कि वो क्या है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, कि ये है आपका कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, मतलब क्या हो गया बच्चों कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, यानी कि घरेलू सीमा क्या है, आर्थिक सीमा क्या है। आर्थिक सीमा वो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी वो भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु या सेवाएं क्या हो सकती है, स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकती है। ठीक है, और ये जो भौगोलिक क्षेत्र होता है इसको किसी देश की सरकार चला रही होती है। ठीक, यानी अर्थात ये हो गया जनरली वो भौगोलिक क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं, जिसे एक संस्था या एक देश की सरकार क्या करती है, चलाती है, और उस भौगोलिक एरिया में वहाँ के लोग, वस्तु और सेवाएं स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकती है। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखिएगा, या इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं, आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा कहते हैं। ठीक, तो बस इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। यानी कहने का मतलब जैसे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो आपने भारत का नक्शा देखा है, तो आप देखिए भारत के अंदर आप बेहद आसानी से क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। नहीं जा सकते, जैसे मान लीजिए यूपी, बिहार, दिल्ली, कहीं से भी आप पूरे भारत के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। आपसे कोई परमिशन मांगता है, पासपोर्ट पूछता है, कोई आपकी पहचान पूछता है, नहीं पूछता। लेकिन हाँ, जब आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तब आपसे पासपोर्ट पूछा जाता है। तो समझ आ रहा है आपको, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, यानी आर्थिक सीमा वो सीमा है, वो भौगोलिक सीमा है जिसे एक देश की सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और क्या होता है, वो उस सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, वस्तु या पूंजी या सेवाएं, सर्विस आसानी से आवागमन कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। ठीक, अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी हम बात करते हैं। तो अब दूसरा है कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल। तो अभी आपने डोमेस्टिक तो समझ लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा देखिए समझाता हूँ। देखिए, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, इसमें अगर क्या होता है, एक साल के अंदर, यानी किसमें, एक साल में एक देश के जितने भी रेसिडेंट हैं, यानी रेसिडेंट मतलब जितने भी निवासी हैं, रेसिडेंट में हम कौन कौन शामिल करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट और NRI यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों को शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि एक साल में, ठीक, जितने भी रेसिडेंट हैं उसमें नॉर्मल रेसिडेंट और NRI दोनों, वो जो क्या करते हैं, फैक्टर फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, उसकी आय को जैसे ही आप क्या करते हैं, उनकी मतलब उनकी सारी इनकम को जैसे ही जोड़ते हैं तो ये बन जाता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ,
एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, यानी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जितने भी क्या हैं, यानी देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, यानी ये देखिए एक मिनट, ये देखिए, ये मान लेते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक। इस डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में, ठीक, जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट प्लस NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस, ठीक, इन्हीं को हम रेसिडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसका अगर आप टोटल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, GDP बन जाता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी यूं भी आप सिंपल लैंग्वेज में इसको डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे तो अब इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे ही GDP आ जाता है तो अब आपको इसको, अगर इस GDP को, यानी कि ये जो आपका GDP जो आया है, इसको आपको क्या करना है, इसको नेशनल इनकम बनाना है, यानी कि नेशनल बनाना है, नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से जब डोमेस्टिक में बात कर रहे थे तो इस डोमेस्टिक में नॉर्मल रेसिडेंट और NRI, इन दोनों की इनकम शामिल हो रखी है, ठीक है। तो जब अब हमें करना क्या है कि ये जो NRI जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये NRI का जो इनकम देख रहे हैं, इसका इनकम हमें माइनस करना है। यानी जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमें नेशनल, यानी कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो इन NRI की इनकम को हमें माइनस कर देना है, ठीक है। यानी जब GDP से हम किस पे जाएंगे, नेशनल पे, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जब हमें जाना होगा तो हम इस NRI की इनकम को माइनस कर देंगे। और देखिए बहुत से, क्योंकि अब बात आ गई है नेशनल की, आपको पता है ना, जब राष्ट्र की बात आ जाती है तो भारत पूरे विश्व में जिस भी कोने पे अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो अपने देश का, हिंदुस्तान का झंडा लेके लहराने लग जाता है और हिंदुस्तान को सपोर्ट करने लग जाता है। तो ठीक वैसे ही जब राष्ट्रीय आय की बात आ गई है तो अब देखिए, जो जब राष्ट्र अपने अपने देश की बात आ गई है तो जो NRI जो हैं वो लोग अपने देश का झंडा ले रहे हैं, तो उनकी इनकम को माइनस कर देना है आपको। और बहुत से भारतीय ऐसे, सामान्य निवासी ऐसे होंगे, भारतीय ऐसे होंगे जो विदेशों में काम कर रहे होंगे, तो उनकी इनकम क्या करनी है हमें, इस GDP के अंदर, इस GDP में प्लस कर देनी है। और याद रखिएगा, और NRI की इनकम को GDP से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो ये जो NRI की जो इनकम जो है, ये जो कमा के अपने अपने देश ले जा रहे हैं ना ये लोग, उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। और वही जब जो इंडियंस जो है, जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं भारत के, जो वो जो पैसा कमा के लाते हैं उन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है बच्चों। तो हमें करना क्या है, फैक्टर यानी विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को कारक आय, ठीक है। तो इसमें से, यानी ये वाला हिस्सा GDP के अंदर जैसे ही आप प्लस कर देंगे और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस कर देंगे तो क्या मिल के आ जाएगा आपका, आपको नेशनल इनकम, यानी नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी वो इनकम। तो यही समझना है बच्चों आपको, ठीक। नहीं समझे, देखिए दोबारा क्या करना है, जब GDP से, यानी एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल रेसिडेंट और NRI, इन दोनों की इनकम शामिल होती है। लेकिन जब बात आ गई है किसकी, जब बात नेशनल में कन्वर्ट करने की बात आ गई है तो आपको करना क्या है, NRI की जो इनकम है, ठीक है, उसको माइनस करना है। NRI कौन है, विदेशी लोग हैं। ये विदेशी लोग क्या करेंगे, अपने देश ले जाएंगे इनकम, तो इनकी इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक। और जो बहुत से इंडियंस ऐसे होंगे जो विदेशों में काम कर रहे होंगे, तो विदेशों से काम करके वो पैसे लेकर आएंगे, तो वो जो लाते हैं तो उनको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक। तो ये जो इनकम है इनको प्लस कर देना है और इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। तब जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो ये जो आपका, ये जो ग्रॉस
क्या बोलते हैं, जी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डोमेस्टिक इनकम है, किस में बदल जाएगी, ये किस में बदल जाती है, नेशनल इनकम में बदल जाती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो और ये भी याद रखेंगे कि ये जो क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है, ये जो होता है ये इक्वल टू होता है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि आपका ये यानी कि डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें यानी यहाँ से यहाँ जाना है तो आप प्लस कर देंगे NFIA, और जब आपको नेशनल से इस पे आना होगा तो आप NFIA को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यही समझना था आपको इसके अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये वाला भी आपको डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ इनमें कुछ पॉइंट है, कन्वर्जन की बातें आपको समझाई हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ। इतना ये देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए बच्चे, सिंपली 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले अब हम यहाँ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, फिर हम समझ जाएंगे। देखिए देखिए ये देखिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ अब ना रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब नेशनल को निकालते हो बहुत से शब्दों का यूज़ करते हैं। देखिए एक शब्द हम यूज़ करते हैं, जी शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्रॉस, इस ग्रॉस को किस में बदलना होता है, हमें एन में बदलना होता है, यानी ये ग्रॉस है और इसको बदलना होता है एन में, ठीक। तो अब कैसे बदलते हैं, देखिए इस ग्रॉस को एन में आपको यानी ग्रॉस को नेट में बदलना है। तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। ये ग्रॉस से अगर आपको किस में जाना है, ग्रॉस से आपको नेट में जाना है, ग्रॉस से आपको नेट में जाना है, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। और जैसे ही आपको किसमें, नेट से ग्रॉस में आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए, ठीक है बच्चे, ठीक। और ऐसे ही दूसरा शब्द होता है एक डोमेस्टिक, ठीक। एक हो गया डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को कितने बदलना है आपको, नेशनल में। तो अभी आप उसको पढ़ के आए हैं बच्चों कि डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदला जाता है। अगर आपको इधर से यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आप प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और आपको क्या करना होता है, जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होगा तो आप क्या कर देंगे, यही NFIA माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। तो ये हो जाएगा, यानी कि ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो आप यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप माइनस कर दीजिए, और आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप को प्लस कर दीजिए, ठीक है बच्चों। एक बात हो गई। अब दूसरा देखिए, जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA प्लस कर दीजिए। और आपको जब नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, माइनस कर दीजिए NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये आपका निकल जाएगा। फिर ठीक इसी तरीके से आपको अब क्या होता है, देखिए यानी कि शब्द ऐसे यूज़ होते हैं ना, GDP, ठीक, इसको बदलते हैं NDP में, ठीक। तो ग्रॉस से नेट पे जाना था तो आपने देख लिया क्या करना था, आप डेप माइनस कर देंगे, नेट पे आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको इस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो आप डेप को प्लस कर दीजिए, ठीक। 1 मिनट, मैंने ये D लिखा है ना तो इसको N बना देता हूँ। देखिए ग्रॉस जो है, 1 मिनट रुकिए, यानी जो ये ये जो है ना GDP, ठीक है ना। और देखिए GDP एट FC लिख देता हूँ, FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक।
और दूसरा बनाते हैं आपका ग्रॉस को बदला जाता है नेट में, डोमेस्टिक को बदला जाता है नेशनल में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहता है, और ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये बदलती है किसमें, मार्केट प्राइस में। ठीक है बच्चों, तो इनको कन्वर्ट करना हमें सीखना है, यही रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको पता है इसमें से क्या करेंगे, इधर आएंगे, अगर इधर आएंगे यानी कि ग्रॉस से नेट में आएंगे तो डेप माइनस कर दीजिए, ठीक। और जब नेट से डोमेस्टिक पे वो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, है ना, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको बताया था मैंने, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो NFIA प्लस कर दीजिए, ठीक। और जब नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहता है। अब मैं आपको फैक्टर कॉस्ट बता देता हूँ। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब कारक लागत, ठीक है। कारक लागत किससे बदला जाता है, इसमें मार्केट प्राइस में बदला जाता है, ठीक, मार्केट प्राइस में बदला जाता है, ठीक। देखिए जब भी कोई वस्तु का उत्पादन होता है तो उस पर जो फैक्टर यानी कि अभी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप इस तरीके से जो खर्चे आते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो आपके फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो जो वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं, ठीक। तो इसमें जैसे ही क्या होता है, सरकार इस पर टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो ये फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाती है। और जैसे ही सरकार सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कॉस्ट घट जाती है। फिर जाकर ये ओवरऑल किस में बदल जाता है, मार्केट प्राइस में बदल जाता है, ठीक। इसी को हम, इन दोनों का IT माइनस सब्सिडी को ही हम NIT भी कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अर्थात ये हो गया, अगर फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक इसका विपरीत भी ऐसा होता है, देखिए कि जैसे ही अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस में से जैसे ही आप IT इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है, फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है, ठीक। और पता है आपको, ठीक है। और आप ये सब भी कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस में से माइनस कर दीजिए NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो किस में बदल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। और आपका ये जो NIT है, जो NIT का मतलब होता है IT माइनस सब्सिडी होता है, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, ठीक। यहाँ से ये भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट भी बदल होता है। अब देखिए मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, देखो कैसे कैसे कन्वर्ट किया है। देखिए ये देखिए इस वाले पॉइंट को समझते हैं। देखिए यहाँ आपको देखो ये दे रखा है GDP एट MP दे रखा है, एक मिनट में दूसरा कलर ले लूँ, ये रहा GDP एट MP ले रखा है, ठीक। GDP MP से क्या करना है आपको, अब देखो GDP MP ये दे रखा है, GDP MP से अगर आपको GNP क्या करना है, GNP, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये हाँ, ये रहा, अगर आपको GNP MP से GNP FC बनाना है तो सबसे पहले आप देखिए, ये देखिए ये GNP लिखा हुआ है, ऊपर भी GNP है, ठीक। अब सिर्फ क्या मतलब, ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो आपको अभी मैंने बताया था ना कि जब मार्केट प्राइस से जाना होता है तो मार्केट प्राइस से IT माइनस कर देते हैं और सब्सिडी प्लस कर देंगे। तो जैसे ही IT में से सब IT से माइनस करेंगे और सब्सिडी प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये बदल जाएगा फैक्टर कॉस्ट में, GNP@FC आ जाएगा। अब मान लो इसी GNP MP को NNP MP में बदलना है, तो देखो अब G से N पे जाना है, G से ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो देखो यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, ये कैपिटल कंजप्शन है ना, इसी को डेप भी कहा, इसको डेप भी कहते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। तो इसने डेप माइनस कर दिया, ठीक। अब देखिए तो ये GNP MP मार्केट और मार्केट प्राइस है, नेशनल नेशनल दे रखा है, तो कुछ नहीं, बस अंतर क्या था इसका, डेप का। तो डेप जैसी यानी GNP MP में जैसी डेप जोड़ दिया आपने, ये बन गया आपका, ठीक।
मान लेते हैं अब जैसे एनएनपी एमपी है, एनएनपी एमपी को एनडीपी एमपी बनाना है, मान लो ये बनाना है। तो देखो पहले नेट दे रखा है, इसमें भी नेट दे रखा है, फिर नेशनल दे रखा है, इसमें भी, इसमें डोमेस्टिक दे रखा है। तो अंतर आ गया ना, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको एनएफआई क्या करना पड़ेगा, एनएफआई माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी एनएनपी यानी नेशनल से अगर आपको किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे, तो आप माइनस करेंगे एनएफआई, ठीक। जैसे ही माइनस करेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको ना शब्दों को ध्यान रखना। पहला शब्द ग्रॉस नेट में बदलता है जब डेप माइनस कर देते हैं, ठीक है। और डेप समझ आ रहा है आपको, यानी कि ग्रॉस नेट में बदलता है, नेशनल डोमेस्टिक में, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों के अंतर, इसमें डेप का अंतर होता है। तो ग्रॉस से जैसे डेप घटाते हैं नेट, नेट आ जाता है, नेट में डेप जोड़ते हैं ग्रॉस आ जाता है। एंड नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, एनएफआई माइनस कर दीजिए, डोमेस्टिक में जाना है एनएफआई प्लस कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा ये। और मार्केट वाइज फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी का अंतर होता है, फैक्टर कॉस्ट में से, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। और यहाँ से मार्केट प्राइस से जैसे ही आप क्या करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह से समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए सिंपल सा है, जब भी आपसे बोले तो सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन दे दीजिए। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, एक साल में जितने भी रेसिडेंट हैं वो जितनी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उनका टोटल कर दीजिए, तो वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ठीक। अभी इन जीडीपी को, अगर जीडीपी का वैल्यूएशन आप किस पे करते हैं, करंट ईयर प्राइस पे करते हैं, चालू वर्ष की कीमत पे करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, नॉमिनल जीडीपी बन जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को, वही है कि जीडीपी का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, जब आप करंट ईयर प्राइस पे, तो वो क्या बन जाती है, नॉमिनल जीडीपी बन जाती है, ठीक। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है बच्चे, नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है और प्राइस में चेंजेस आते हैं, ठीक। मतलब सिंपल सा है, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जब जीडीपी का वैल्यूएशन करंट ईयर के प्राइस पे निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी में प्राइस में चेंजेस आता है और क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्वांटिटी में बदलाव नहीं आता है, ठीक है बच्चों। और अगर नॉमिनल जीडीपी में कोई भी चेंजेस है तो प्राइस की वजह से आया हुआ है, तो उसी चेंज को नॉमिनल चेंज कहते हैं, ठीक। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग, यानी सिंपल सा है, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जिसमें जीडीपी का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, करंट ईयर प्राइस पर, ठीक। और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस में चेंजेस आते हैं, क्वांटिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी स्थिर रहती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होता है रियल जीडीपी। क्या होता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी वो जीडीपी है जिसमें क्या किया जाता है कि जब जीडीपी का वैल्यूएशन किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे या बेस ईयर प्राइस पे किया जाता है, तब उनसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। मतलब जब भी आपसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन पूछे तो आपने सबसे पहले जीडीपी का डेफिनेशन देना है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में एक देश में जितने भी निवासी हैं वो जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उनका टोटल जीडीपी कहलाता है। और जब उसी जीडीपी का वैल्यूएशन किस पे हो, कांस्टेंट ईयर प्राइस पे हो, तो क्या कहलाती है, वो रियल जीडीपी कहलाती है। और इस प्रकार की जीडीपी में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार की जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बेस ईयर प्राइस रहता है, किसमें चेंज आता है, क्वांटिटी बदलती है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो यही तो सिंपली रियल जीडीपी वो जीडीपी है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें बेस ईयर प्राइसेस पर या कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी का वैल्यूएशन किया जाता है। और इस प्रकार की जीडीपी में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो मात्रात्मक चेंज होता है, यानी कि क्वांटिटी में चेंज की वजह से आता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देख लेते हैं, ठीक। अगला है यानी अभी देखते हैं जीडीपी
ठीक है। इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट द आउटपुट चेंज वाले, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ और चीज़ें बताता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा कन्वर्जन, एक फार्मूला आप ध्यान ध्यान रख लिएगा। यानी रियल जीडीपी इक्वल टू होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस इंटू प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ठीक है। एक फार्मूला याद कर लीजिए, जैसे लिखा हो ना, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में, यानी इसी को ना जीडीपी एट करंट प्राइस को ही नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100, जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, ये नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में बदल जाएगी। आपको ये लग रहा है प्राइस इंडेक्स क्या है, ये कीमत सूचकांक होता है। ये देखा जाता है महंगाई कितनी बड़ी है, महंगाई को मापने का एक तरीका है, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा इंडेक्स नंबर, तो वो दिया रहेगा आपको। तो जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो ये रियल जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है नॉमिनल। और अगर आप मान लीजिए आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी दिया तो रियल जीडीपी यहाँ वैल्यू रख देना है, ये रख देना, सॉल्व कर देना, इक्वेशन ही तो बनानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहता है किस प्रकार की जीडीपी जो है वो समाज कल्याण का सूचक होती है, ठीक है। यानी किस प्रकार की जीडीपी को सोशल वेलफेयर का अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, यानी वेल इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक। तो अब सिंपल सा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेलफेयर क्या होता है, यानी सोशल वेलफेयर क्या होता है। तो सिंपल सा है, देखिएगा बच्चों, समाज कल्याण का मतलब क्या होता है, ठीक। आप समझते हो फ्री में मिल जाए, समाज कल्याण का मतलब फ्री में नहीं होता है। समाज कल्याण का मतलब होता है कि जब किसी भी देश में प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होती है तो उसे हम समाज कल्याण बोलते हैं। मतलब per person's availability of goods and services increased is called social welfare, ठीक। मतलब जब प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ जाती है, यानी उनको ज़्यादा सेवाएं मिलने लग जाती हैं या ज़्यादा प्रति व्यक्ति सामान मिलने लग जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, जीडीपी मतलब सोशल वेलफेयर कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए आज, देखिए आज हम लोग ट्रेनों से जाते हैं ना, तो आप देखिए आपको 2-2 3-3 महीने टिकट करानी पड़ती है, तब जाके आपको कंफर्म मिलता है, नहीं तो कंफर्म भी टिकट नहीं मिल पाती है, ठीक है। रीज़न ये है कि पब्लिक ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ ट्रेन हैं उनकी संख्या बहुत कम हो रखी है। तो अब ऐसे में क्या होगा बच्चे कि अब अगर वही मान लीजिए ट्रेनों की संख्या बढ़ जाए तो आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब समाज कल्याण हो गया। तो वही है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अस्पताल में जाते हैं, लाइन में सरकारी अस्पताल में गए ना, क्यों इतना महंगा है इलाज, डॉक्टर बड़े, डॉक्टर की संख्या ही कम है और पेशेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इक्विपमेंट्स भी बहुत महंगे हैं, यानी लिमिटेड इक्विपमेंट्स वगैरह हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों की। तो ऐसे में क्या होता है, अगर ये डॉक्टर की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, तो बताइए आपको इलाज सेवाएं ज़्यादा मिलेंगी। स्कूल में क्या होता है, सभी बच्चों को देखिए आप, रेगुलर स्कूल यानी रेगुलर कॉलेज में सभी बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज कम है, व्यवस्थाएं कम है। अगर यही स्कूल विद्यालयों की संख्या निरंतर और बढ़ जाए तो ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे। तो समझ आ रहा है आपको, यानी कि जब भी किसी देश में प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ जाए उसी को समाज कल्याण कहा जाता है। अब आप बताइए, कौन सी जीडीपी, अभी आपने पढ़ा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, दोनों में से कौन सी ऐसी जीडीपी है जिसके आधार पर आपको ये पता चल जाए कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। तो आप सिंपल सा बात है, आपने अभी देखिए आपने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा था, तो नॉमिनल जीडीपी में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, प्राइस क्या होते हैं, कि यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, प्राइस में केवल चेंज आता है, ठीक है। तो प्राइस चेंज होते हैं, तो इसका मतलब है प्राइस भी चेंज की वजह से हुआ, तो इसमें मात्रा तो बढ़ी नहीं बल्कि महंगाई बढ़ गई है। तो इसको तो समाज कल्याण का सूचक नहीं बोला जाएगा। लेकिन हाँ, रियल जीडीपी में आपने देखा था कि ये एक ऐसी जीडीपी होती है जिसमें क्या होता है बच्चे, कि प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, कोई भी चेंज आया तो किसकी वजह से आया, क्वांटिटी की वजह से, ठीक। तो ये समझ पा रहे हो, यानी कि यहाँ पर अगर रियल जीडीपी बढ़ी है तो इसका मतलब है मात्राएं बढ़ी हैं, और जब मात्राएं बढ़ी हैं तो मतलब समाज कल्याण हो गया है, सोशल वेलफेयर, क्योंकि प्रति व्यक्ति वस्तुओं को अब ज़्यादा सेवाएं मिलेंगी, ज़्यादा सामान मिलेंगे, अर्थात समाज कल्याण हो गया है।
तो आप समझ पाए आप लोग। तो लिख दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी जीडीपी समाज कल्याण का सूचक होती है तो आप बता दीजिएगा रियल जीडीपी। ठीक है बच्चे। अब क्या है, हाँ रियल जीडीपी देखिए, रियल जीडीपी होती तो है लेकिन इसकी भी कई कई सीमाएं हैं। ठीक, अगर किसी देश में रियल जीडीपी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और उसके साथ साथ अगर ये बात पाई जाती है तो उस केस में रियल जीडीपी समाज कल्याण का सूचक नहीं होगी। अच्छा, क्यों हो, समझ आ रहा है। लिमिटेशन का मतलब यही है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, यानी इन बातों को छोड़कर बाकी जगह तो हो सकता है। ठीक, मतलब कि अगर जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ रही है और साथ में अगर ये पाया जाएगा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या एक्सटर्नलिटीज़, ये चारों चीज़ें पाई जाएँ उस इकोनॉमी में, तब वो क्या होगा, वो समाज कल्याण का सूचक नहीं होगी। अन्यथा अगर ऐसी चीज़ें नहीं पाई जा रही तब वो समाज कल्याण का सूचक होगी। अब आपको लग रहा है ये ऐसा है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए किसी देश में, किसी देश का जीडीपी है, किसी देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके देश में, मतलब उस देश में लोगों की आय में असमानता पाई जा रही है। अर्थात सिंपल सा ये है कि जब भी किसी देश में मान लीजिए जीडीपी बढ़ा और जीडीपी बढ़ने से समाज का केवल एक तबका लाभान्वित हो रहा है, मान लीजिए सिर्फ अमीर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, यानी जीडीपी बढ़ने से अमीर लोगों को ही बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, गरीब लोगों को कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये समाज कल्याण नहीं हुआ। समाज कल्याण का मतलब प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, इंडिविजुअल कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं, यानी कि अमीर वर्ग ही नहीं। ठीक है, सबका फायदा होना चाहिए, तब आप उसे कहेंगे समाज कल्याण। ठीक, तो इस वजह से अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, यानी आय में असमानता है, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया, तब ऐसे में जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा यानी नहीं होता, समाज कल्याण नहीं होता। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब मान लीजिए जीडीपी के अंदर, अब जैसे किसी भी देश में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब मान लीजिए किसी देश में डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन बताइए डिफेंस गुड्स, मान लीजिए टैंक, गोला बारूद, मिसाइल उसाइल, ये सब बनाने से क्या होगा, गरीब आदमी को खाना मिलेगा। अब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम जाके गोली खाओगे या फिर तुम तो टैंक गोला बारूद खाओगे। बिल्कुल नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि आ, देखिए सिंपल सा लॉजिक है ना कि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ने का मतलब जो लोगों को बेनिफिट मिले। लोगों को इससे नहीं, अब ऐसा थोड़ा ना टैंक बन गया, अब स्कूल जाना होगा तुम टैंक पे बैठ के स्कूल जाओगे, तो भैया नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। बल्कि वो सामान बढ़े जिनसे लोगों को फ़ायदा मिले, बसेस बढ़ जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएं, खाद्यान्न बढ़ जाएं, ये सब चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। तो वही है, अगर किसी देश का कंपोज यानी जीडीपी बढ़ा तो है लेकिन ऐसी गुड्स का बढ़ा है जिसका कोई लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो तब जो रियल जीडीपी है वो समाज कल्याण का सूचक अच्छा नहीं होगी। फिर है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। देखिए, इकोनॉमी के अंदर आप देखेंगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है बच्चों कि आज भी क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज एक्सचेंज सिस्टम आप जानते ही होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। आज भी क्या करते हैं, आपके दरवाजों पे बोलते हैं ना कि पुराने कपड़े दे दो और टब ले लो, बाल्टी ले लो, जीरा ले लो। ठीक है, यानी फ़ोन दे दो, जीरा ले लो, ऐसे करके आ रहे होते हैं लोग। गांव में आप जाएंगे तो बाल के बदले में भी कुछ न कुछ दे ही देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। और गांव में आप जाएंगे, मजदूर होते हैं, मजदूर धान की रोपनी उपनी करते हैं, तो उनकी मजदूरी के रूप में उनको अनाज के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये सब मॉनेटरी एक्सचेंज है। और जब भी किसी इकोनॉमी मॉनेटरी एक्सचेंज एग्जिस्ट होगा तो जितने भी मॉनेटरी एक्सचेंज हुए हैं इनकी वैल्यूएशन जीडीपी के अंदर नहीं होती है। और जब जीडीपी के अंदर इनकी वैल्यूएशन नहीं होती है तो ऐसे में आपको पता है फिर तो रियल जीडीपी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो एग्जैक्ट सही आंकड़ा नहीं होगा। इस आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो सही सूचना नहीं दे रहा है रियल जीडीपी। ठीक, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें तो रह जाती हैं जो कि हमने मतलब जो इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो उनकी वजह से। तो इस वजह से अगर किसी इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज अवेलेबल है तब रियल जीडीपी अच्छा सही सूचक नहीं होगी समाज कल्याण का। वही होता है एक्सटर्नलिटीज़, बाह्यताएं जिसे हम बोलते हैं। बाह्यताएं क्या होती हैं बच्चों, जैसे
जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री खूब लगा दिया आपने, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन उसकी वजह से मान लीजिए प्रदूषण खूब फैल फैल गया। ठीक, तो यानी इसका एक तरफ हमारा उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो भैया इसे भी समाज कल्याण नहीं, इसे भी क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी के बढ़ने की वजह से समाज कल्याण का अच्छा सुजग थोड़ी ना मानेंगे। मान लीजिए आपका उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन आपने प्रदूषण फैला दिया, बहुत सारा नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। और वही दूसरी तरफ अगर मान लीजिए जैसे सोलर, जैसे वो सौर ऊर्जा वाला आपने विंड, अच्छा विंड व्हील वाला आपने वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सौर ऊर्जा वाला सिस्टम आपने लगा दिया, तो पवन चक्की भी आपने लगा दी, तो पवन चक्की लगाने का देखिए खर्चा बहुत आता है लेकिन उसका बेनिफिट बहुत तगड़े होते हैं। ठीक, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपके देश में मान लीजिए उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन बढ़ने से उसके साइड इफेक्ट भी हो जा रहे हैं, ठीक है, तब उसे भी समाज कल्याण नहीं कहा जाएगा। तो इतना सही आपका चैप्टर है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में से कौन से ध्यान रखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं इसको ध्यान रख लेते हैं। ये जैसे ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको ध्यान रख लेना, ठीक है, इनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वैसे तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा है, ठीक, इसमें से एक तो डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम में डिफरेंस निकाल लीजिए, और एक तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका